इलेक्शन कमीशन ने बिहार के उपचुनावों के तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को इलेक्शन होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। उसी के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहां महाराष्ट्र में तो एक ही 20 तारीख को इलेक्शन होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। झारखंड में 13 और 20 तारीख को। और भी देश भर में जहाँ भी सांसद और लोकसभा और विधानसभा में उपचुनाव हैं, वह 13 और 20 नवंबर को ही होंगे। 13 नवंबर को लगभग 40 से अधिक विधानसभा उपचुनाव जो देश भर में है, वह 13 नवंबर को ही होंगे। वहीं लोकसभा का जो चुनाव है, उपचुनाव है, वह भी 13 और 20 नवंबर को ही होंगे। तो इस प्रकार से और सभी का रिजल्ट 23 नवंबर को आ जाएगा। मगर अभी हम फिलहाल बात करेंगे बिहार के उपचुनावों पर विस्तार से। बिहार में 4 जगह पर बेला, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, इन चारों विधानसभा पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। साल भर बाद बिहार में विधानसभा का पूरी तरह से 243 सीटों पर चुनाव होगा। मगर उससे पहले जो ये चारों विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहा है, चारों के जो विधायक हैं, चारों जो विधायक थे 4 महीने पहले, वह अब लोकसभा में जा चुके हैं। यानी कि यह कह सकते हैं कि विधायक बाबू सांसद महोदय हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर विस्तार से ये बात करेंगे कि वहाँ पर कौन क्या कुछ कितने मतों से जीते थे और किस पार्टी से जीते थे और किस क्षेत्रों से अभी लोकसभा में है। उन सभी पर हम अभी जरा आंकड़ों में अभी हम जाएंगे। तो इस प्रकार हैं पिछले दो चुनाव, 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा में, उन चारों विधानसभा का क्या कुछ गणित कहता है, क्या कुछ वहाँ से वोट कितना बदला है, उन सभी चीज़ों पर अभी हम देख लेते हैं। जैसे तरारी विधानसभा, जहाँ पर उपचुनाव होने हैं, वहाँ पर भाकपा और माले के हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर सुदामा प्रसाद जो विधायक थे वह जा चुके हैं लोकसभा में तरारी भोजपुर से। तो वहाँ पर भाकपा और माले के 2020 विधानसभा में 73,645 मत आए थे। वहीं वहाँ पर निर्दलीय लड़े थे सुनील पांडे, 62,930 मत लाए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 2024 लोकसभा की बात करें तरारी की, तो 74,586 मत वहाँ पर लोकसभा में भाकपा और माले को गए थे। वहीं भाजपा को गए थे 68,813। तो इस बार सुनील पांडे जो शामिल हो चुके हैं भाजपा में, अनुमान लगाया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि सुनील पांडे या उनके बेटे को वहाँ से टिकट भाजपा दे सकती है। अब बात करते हैं रामगढ़ का। तो अभी इन दोनों चीज़ों पर 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा में जो मत आए हैं, जो वह इशारा करती है भाकपा माले की तरफ। जो अभी गिनती और गणना में जो बातें यहाँ पर निकल कर आए। अब रामगढ़ की बात कर लेते हैं, जहाँ से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री रहे थे बिहार के, और वह संसद पहुँच चुके हैं कैमूर से, रामगढ़ कैमूर से, यानी बक्सर के वह सांसद हैं। अब रामगढ़ पर हम बात कर लेते हैं, जो 2020 विधानसभा में 58,083 मत लाए थे। बसपा वहाँ से 57,894 मत वहाँ पर लाए थे। मगर लगभग एकदम करीबी अंतर से 200 मतों से लगभग वह वहाँ पर जीतते हुए नजर आए थे रामगढ़ से सुधाकर सिंह। वहीं 2024 लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर वोट का गिनती बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है। 10,000 से ज़्यादा का मत का यहाँ पर फासला है। राजद की तरफ से 65,605 मत यहाँ पर रामगढ़ में मिले थे 2024 लोकसभा में। उस विधानसभा में भाजपा के 55,677 मत आए थे। अब बात करते हैं इमामगंज की। तो रामगढ़ में भी राजद ही हावी है, यानी कि इंडी अलायंस ही हावी है। अब इमामगंज की बात करते हैं। राजद का यहाँ पर आया था इमामगंज में हम से जो जीतन राम मांझी, वहाँ से विधायक जो जीतते आए हैं, तो 78,762 मत 2020 विधानसभा में लाए थे। और राजद का आया था 62,728 मत। अब लोकसभा में राजद का यहाँ पर बढ़ जाता है, यहाँ पर आता है 70,899 मत, यानी लगभग 71,000 मत इमामगंज में लोकसभा में इस एरिए में आए हैं।
भाजपा के 68,271 मत। यानी कि लोकसभा में कुछ और कह रही है परिणाम, मगर विधानसभा में यहाँ पर एनडीए का पलड़ा। ये एक सीट है जहाँ पर कुछ राहत देती हुई नज़र एनडीए के लिए आ रही है, नहीं तो इंडी अलायंस हावी है। बेलागंज यानी सुरेंद्र यादव, जहाँ से विधायक काफ़ी लंबे समय से जीतते आ रहे हैं और जहानाबाद से वह सांसद बन गए हैं, तो राजद वहाँ पर 2020 विधानसभा में लगभग 80,000 मत लाई थी, 79,708 मत, और जदयू 55,745 मत बेलागंज से। वहीं 2024 लोकसभा में राजद लाती है 70,434 मत, और हम से जो खड़ा हुए थे 67,899 मत, यानी एनडीए की वहाँ से जो हम से खड़ा हुए थे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अभी बेलागंज में जो चुनावी अंतर है वह भी इशारा करता है राजद की ओर ही। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी का यहाँ पर इस विधानसभा में वह पिछड़े थे लोकसभा चुनाव में। तो इस प्रकार कुल हम सुना रहे थे और बता रहे थे कि उपचुनाव में क्या कुछ गणित कहती है और किसका पलड़ा भारी है। यहाँ पर इंडी अलायंस का पलड़ा 3 विधायक तो उन्हीं के थे, जैसे सुरेंद्र यादव, सुधाकर सिंह और सुदामा प्रसाद। इंडी अलायंस के दो उसमें राजद के थे, सुरेंद्र यादव और सुधाकर सिंह, तो और एक माले के सुदामा प्रसाद, तीनों एसएसएस। जीतन राम मांझी इकलौते एनडीए के सांसद विधायक रहे जो इमामगंज के विधायक थे, और वह पहुंच गए संसद में और पहली बार भी संसद पहुंचे। जीतन राम मांझी का एक इतिहास यह भी है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और साथ ही और अभी वर्तमान में जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब क्या कुछ होगा यहाँ पर। जिस प्रकार से इन चारों के उपचुनाव में आप देखें, और हमने बताने का प्रयास किया कि राजद और माले मिलकर यहाँ पर भाजपा जदयू के गठजोड़ पर यहाँ पर कह सकते हैं कि हावी है, यानी कि मजबूत है अभी तक विधानसभा में। अब देखना यह है कि यहाँ से जदयू भाजपा, जैसे 2020 विधानसभा में चिराग पासवान इनके साथ नहीं थे, तो अब इनके साथ हुआ, इस लोकसभा में वह साथ लड़े चिराग पासवान। 20 विधानसभा में कुछ और खेला हो रहा था। तो क्या यहाँ से चिराग पासवान के जुड़ने से, और साथ ही जीतन राम मांझी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे उस वक्त 2020 विधानसभा में, मगर 2024 लोकसभा में थे। फिर भी आप तरारी देखिए पिछड़ जा रहे हैं, आप रामगढ़ देखिए पिछड़ जा रहे हैं, आप बेलागंज देखिए पिछड़ जा रहे हैं, इमामगंज पिछड़ जा रहे हैं। तो लोकसभा में इन चारों विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछड़ा हुआ नज़र आ रहे हैं। तो इससे क्या कुछ गणित कहती है और क्या कुछ परिणाम रहने वाला है, यह तो 13 नवंबर को जब इलेक्शन होगा तब उसके बाद एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जैसी तमाम चीज़ें आएगी तो ये बातें और आएगी। साथ ही 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, यानी कि दिवाली छठ अच्छे से मना लीजिए। उसके बाद चुनाव का परिणाम कुछ इस प्रकार आएगा कि हम तमाम बातों पर लगातार और भी चर्चा और सुनाते रहेंगे और जाकर पब्लिक ओपिनियन भी करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही कहेंगे कि आप झक्कास भारत में बने रहिए। और औपचारिकता के लिए बता देता हूँ कि आप देख रहे हैं झक्कास भारत। तो मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।